हेलो फ्रेंड्स, फॉल्कन स्टडी माइंड में स्वागत है। मैं रामेश्वर बिश्नोई आपके सामने जनरल साइंस लेके आया हूँ। आने वाले अपने सब लेक्चर्स के अंदर जनरल साइंस के बारे में जो भी एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक होंगे उनको अपन अलग अलग लेके उनका अच्छे से मतलब कि कंपटीशन के लेवल से अच्छे से एक भी क्वेश्चन अपना न छूटे उसी हिसाब से अपन टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर वाइज और प्रत्येक टॉपिक को अपन टच करते हुए और जनरल साइंस को अपन करेंगे। सबसे पहले अपना टॉपिक होगा सेल। आज अपन सेल के बारे में बात करेंगे। सेल में से कौन से क्वेश्चन है जो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकते हैं, कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं सेल के बारे में। सेल क्या है? सेल एक इंग्लिश वर्ड है। सेल इसका बायोलॉजिकल नाम होता है जो साइटो होता है। इस क्लियर और नॉट, इसका बायोलॉजिकल नाम होता है साइटो होता है, इसलिए कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। मीन्स इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। ये भी मतलब सीधा सीधा क्वेश्चन उठ सकता है कि साइटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? सेल का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। और ये सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, मतलब कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। मीन्स कि ये अपने शरीर की सबसे छोटी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी से छोटी वह यूनिट जो अपने शरीर के सारे कार्य कर सकती हैं। मीन्स कि अब जैसे अपना शरीर है, जैसे अपन जन्म लेते हैं, उसके बाद में वृद्धि करते हैं और जनन करते हैं और आखिर मर जाते हैं, उसी प्रकार ये कोशिका भी सबसे पहले जन्म लेती है, उत्पन्न होती है, उसके बाद वृद्धि करती है और डिवाइड करती है। डिवाइड करने के बाद में जनन भी करती है, एक कोशिका से दो कोशिकाएं बनती है और आखिर ये मर जाती है। मतलब कि कोशिका का जीवन काल भी फिक्स होता है। और कोशिका के बारे में सबसे पहले कोशिका के ऊपर जितना भी रिसर्च किया था वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में। इसलिए सबसे पहले कोशिका पे काम करने के कारण कोशिका का जनक, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक है, जिन्होंने 1665 पे मृत कोशिका पे काम किया था, जो कि एक कौरव कोशिका है, उसके ऊपर इन्होंने काम किया था 1665 में। और जीवित कोशिका पे काम किया था एंटोनी और ल्यूएनहोक ने, वो किया था लगभग 1674 में, ठीक है। और ल्यूएनहोक ने जीवित कोशिका पे काम किया था। जीवित कोशिका कौन सी थी? बैक्टीरिया थी, बैक्टीरियल सेल। मतलब कि ये भी क्वेश्चन उठ सकता है कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, तो उसका आंसर भी यही जाएगा, एंटोनी वॉन ल्यूएनहोक। और इन्होंने मानव के अंदर एक और खोज की थी, वो अपने को मालूम है, स्पर्म, ह्यूमन स्पर्म, मतलब कि मानव के शुक्राणु की खोज भी एंटोनी वॉन ल्यूएनहोक नामक वैज्ञानिक ने की थी। और अब देखते हैं उसके बारे में। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी क्या है? कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडेन और स्वान नामक वैज्ञानिक ने। ये दो वैज्ञानिक थे। स्लाइडेन ने लगभग दिया था 1838 ईस्वी में। स्लाइडेन ने पादपों पे काम किया था। ये एक पादप वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि सारे पादपों का निर्माण, पादप शरीर का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और स्वान ने एक साल बाद में 1839 में इन्होंने क्या बताया था कि सारे जंतुओं का निर्माण होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चलो थोड़े टाइम बाद ये दोनों आपस में मिल के इन दोनों ने क्या सोचा? सेल थ्योरी देते हैं। फिर इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया कि पादप और जंतुओं का निर्माण है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। मतलब कि जंतु और पादपों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और लेकिन ये दोनों, मतलब इनको याद रखने का एक तरीका है अपने पास, स्लाइडेन और स्वान। स्वान अपन जैसे हिंदी वर्ड है और स्वान अपन कुत्ते को भी बोलते हैं, और कुत्ता एक प्राणी है। इसका मतलब अपन याद रखने का ये आसान सा तरीका है। मतलब स्वान कौन थे? जंतु वैज्ञानिक, और स्लाइडेन थे पादप वैज्ञानिक। और इन्होंने मिलके कोशिका सिद्धांत दिया। और ये दोनों मिलके ये बताने में ये चीज़ नहीं बता सके कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। इन्होंने तो ये तो बता दिया कि जंतु और पादप दोनों होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है ये चीज़ 1855 में रूडोल्फ विर्चो नाम के वैज्ञानिक आए। इन्होंने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। मतलब कि पुरानी कोशिकाओं में डिवाइड होता है, सेल डिवाइड, और उसके उपरांत जो नई कोशिकाएं बनती है, अब जैसे एक पादप है उसके ऊपर नई कलिका निकलती है, तो
वो कलिकाएं कैसे निकलती है वो इन्होंने डेफिनेट देके बताया था कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्व स्थित कोशिकाओं से होता है। और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, ये तो अपना सभी जानते हैं 0.5 माइक्रोमीटर होती, बहुत छोटी होती हैं, सबसे छोटी कोशिका होती है। ये यूनिवर्स की है, मतलब कि बहुत छोटी कोशिकाएं होती हैं। और मानव शरीर में बात करें, मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिकाएं स्पर्म होती है। अभी अपन ने बात की है मानव शरीर की सबसे छोटी है वो स्पर्म है, नोट करके रखना, कभी भी क्वेश्चन टपक सकता है। और सबसे बड़ी कोशिका है यूनिवर्स की वो शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग के अंडे के अंदर जो पीला पदार्थ होता है, योक बोलते हैं जिसे, पीतक पदार्थ होता है, वो ही सबसे बड़ी जीवित कोशिका है। और मानव शरीर की अगर सबसे बड़ी जीवित कोशिका बात कहें तो मानव शरीर का है वो अंडाणु है, मादा का अंडाणु, इसके लिए रनोट। और सबसे लंबी कोशिका है वो न्यूरॉन की कोशिका है। न्यूरॉन की कोशिकाएं मानव या अन्य जीवों के ब्रेन में पाई जाती हैं और वो अविभाजित होती हैं। इनका न्यूरॉन कोशिकाओं का निर्माण होने की एक निश्चित समय अवधि होती है, उस टाइम तक ही ये कोशिकाएं विभाजन करती है और नई कोशिका निर्माण होती है। वो मतलब जन्म से लेके 5 वर्ष की एज तक, मानव में होता है लगभग जन्म से लेके 5 वर्ष की एज तक ही नई न्यूरॉन कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद दिमाग की कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है, क्योंकि इनमें सेल विभाजन नहीं पाया जाता है। इसलिए दिमाग के अंदर जब भी एक बार भी लग जाए तो नई कोशिकाओं का निर्माण नहीं होता है। मीन्स कि अपने ब्रेन को सबसे सेफ रखना चाहिए, इज क्लियर और नॉट। और सबसे अधिक विभाजनशील, ये तो बिल्कुल विभाजन होती ही नहीं है। और सबसे अधिक विभाजन किस में होता है, ये बात भी अपने को नोट करनी पड़ेगी, यकृत की। लीवर सेल्स, अपने लीवर होती है ना, जो जिगर बोलते हैं जिसको, उसकी कोशिकाएं होती हैं जो सबसे अधिक विभाजनशील होती है। और अब देखते हैं कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मीन्स कि एक कोशिकीय जीव जिनका पूरा शरीर ही एक कोशिका से मिलकर बना होता है, मतलब कि शरीर के सारे कार्य, चाहे श्वसन हो, उत्सर्जन हो, पाचन हो, सभी एक कोशिका के अंदर होता है। ऐसे जीव होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब एक कोशिकीय जीव के अंदर क्या होता है, सारी क्रियाएं होती है वो एक कोशिका के अंदर ही होती है। अब एक कोशिका के अंदर तो वो एक कोशिका वातावरण के पूरी संपर्क में रहती है, इसलिए वो श्वसन उत्सर्जन वगैरह सीधी वातावरण के थ्रू कर लेती है। ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन सीधी वातावरण से ले लेती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव होते हैं जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं। बहुत सारी कोशिका का मतलब है कि बहुत बड़ा जीव है जिसमें छोटी छोटी बहुत सारी कोशिकाएं, अनेक सारे कोष बने हुए। तो अब सारी कोशिकाएं तो वातावरण के संपर्क में नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाएं हैं, कई कोशिकाएं बीच में आएगी, कई किधर आएगी, लेकिन इसलिए सारी कोशिकाएं वातावरण के संपर्क में नहीं रहती है। तो इसलिए ये विसरण से तो उस जीव का पोषण है, उत्सर्जन है, श्वसन है वगैरह सारी क्रियाएं नहीं हो सकती है। इसलिए बहुकोशिकीय जीवों के अंदर श्वसन और उत्सर्जन अन्य सारी क्रियाओं के लिए बहुत सारे अंग तंत्र मिलके शारीरिक तंत्र का निर्माण करते हैं और वो तंत्र विशेष अलग अलग रूप से अपना अपना कार्य करते हैं। और अब अपन देखेंगे आगे कोशिकाएं कितनी प्रकार की होती हैं। कोशिकाएं, हाँ फ्रेंड्स, अभी पढ़ेंगे यूकेरियोटिक कोशिकाएं क्या होती है। ये विकसित प्रकार की कोशिकाएं होती है, मतलब कि इस कोशिका के अंदर केंद्रक है और अन्य कोशिकांग है वो व्यवस्थित रूप से पाए जाते हैं, जिसके ऊपर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। मतलब कि इनके जो भी कोशिकांग होते हैं वो कोशिका द्रव्य के अंदर बिखरे हुए नहीं होते हैं, व्यवस्थित रूप में पाए जाते हैं, इसलिए विकसित प्रकार की कोशिका होती है। और इसमें कोशिकीय कंकाल पाया जाता है, मतलब कि ये एक यूनिट है। और कोशिकीय कंकाल वह होता है जो कोशिका को पिचकने से बचाता है, मतलब कि कोशिका दब न जाए, क्योंकि कोशिका के अंदर बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोशिकांग और डीएनए, आरएनए, आनुवंशिक पदार्थ होता है। इसलिए कोशिका दब जाए या पिचक जाए तो काम तमाम हो सकता है, इसलिए कोशिका कंकाल पाया जाता है। कोशिका कंकाल का काम होता है कोशिका की सुरक्षा करना, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग और जो केंद्रक वगैरह है उनकी सुरक्षा करना। इसलिए ये एक सुव्यवस्थित और सुसंगठित होने का प्रमाण है, मतलब कि इसमें कोशिकीय कंकाल पाया जाता है। और पादप जंतु का, ये तो विकसित प्रकार के हैं जिनमें जंतु कोशिका है, पादप कोशिका है, इन सब में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति सब कुछ पाए जाते हैं, इसलिए ये यूकेरियोट्स के अंतर्गत आते हैं। अब
सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं समान नहीं होती है, मतलब कि सारी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक समान नहीं होती है। वो तो अपन वैसे ही जानते हैं, पादप है, जंतु है, कवक है, सभी कोशिकाएं एक समान नहीं होती है। पादप के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, जंतु के अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और कवक के अंदर भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका के अंदर सेंट्रियोल पाया जाता है, तारकाय बोलते हैं जिसे, जो पादप कोशिका में तारकाय नहीं पाया जाता है। और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इसलिए ये जंतु कोशिकाएं और पादप कोशिकाएं, कवक कोशिकाएं सब अलग अलग होती हैं। इसलिए ये कह सकते हैं सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक समान नहीं होती हैं। इसके लिए नोट। और पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं बहुत सारे डिफरेंस के आधार पर अलग होती हैं, जिनको अपन आने वाले चैप्टर के अंदर अलग अलग से पादप कोशिका क्या है, जंतु कोशिका, कवक कोशिका डिटेल स्टडी करेंगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपन पॉइंट बेस स्टडी करेंगे। लेकिन एक टॉपिक और अपना पीछे रहा है, वायरस। वायरस क्या होता है इसके बारे में भी अपन साथ में देख लेते हैं। यहाँ हालांकि ये सेल से इसका कोई खास रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसी को साथ में अपन पढ़ लेते हैं। कोशिका क्या होती है, मतलब ये वायरस क्या होता है। ये एक कोशिकीय रवेदार को संरचना है। मतलब वायरस कोई किसी प्रकार की कोशिका नहीं है, एक कोशिकीय है। और रवेदार मतलब कि रेत के कण की तरह बहुत मतलब छोटी है, और ये शरीर के बाहर निर्जीव रूप में पाया जाता है। मतलब ये जीवित नहीं होता है, और ये जिस जीव के ऊपर अटैक करता है, अब जैसे कभी कभार अपन सबको सर्दी जुकाम वगैरह होते ही है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर अपने कहता है आपके कुछ नहीं है, नॉर्मली वायरल डिजीज है। वायरल होने का क्या मतलब है, अब जैसे अपन ये बहुत छोटी एकोशिकीय संरचना है, जिसको अपन शोषण है, भोजन है, पानी के द्वारा अपने शरीर के अंदर चली जाती है, और अपने शरीर के अंदर जाके अपने शरीर की ही मैकेनिज्म को ये अपना जरिया बना के अपने आप को प्रतिवर्तित करती है, और बहुत सारी फोटोकॉपी करके अपनी सेना तैयार कर लेती है और अपने को बीमार कर देती है। मतलब कि ये कोशिका उसी कोशिका के अंदर रह के उस कोशिका की क्रियाविधि को अपने काम में लेके और अपने खुद की कोशिका की प्रतिकृति करती है, और उसी जीव को वापस नुकसान पहुंचाती है। इसकी खोज की थी इवानोविस्की नामक वैज्ञानिक ने। इवानोविस्की, ये डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन टपकता है कि वायरस की खोज किसने की थी। खोज की थी इवानोविस्की ने। तंबाकू के पौधे में वायरस की खोज की थी, और जो तंबाकू मोजेक वायरस सबसे पहले खोजा गया वायरस है तंबाकू मोजेक वायरस। और जिन्होंने वायरस की खोज भी तंबाकू के पौधे पर ही की थी। पहला खोजा गया वायरस तंबाकू मोजेक वायरस है, जो तंबाकू के पौधे को डिफिशिएट करता है। और बैक्टीरियोफेज भी एक प्रकार का वायरस है। बैक्टीरियोफेज क्या है, बैक्टीरियोफेज एक प्रकार का वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। ये खुद वायरस है। बैक्टीरिया भी जीवाणु है। बैक्टीरिया अपन ने बात की थी ना, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है। इसको भी बैक्टीरिया अपने अंदर बहुत सारे रोग करता है, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर भी रोग करने वाला कौन है, बैक्टीरियोफेज, जो कि एक प्रकार का वायरस है। और अब इसमें वायरस में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए, आरएनए, प्रोटीन कुछ भी हो सकता है, और ये बहुत सारे रोग करता है। मम्स है, हर्पीज है, HIV है, रेबीज है, चेचक है, जिनका अपन ह्यूमन डिजीज़ के अंदर मानव रोग एक साइंस का बहुत अच्छा चैप्टर आएगा आगे। उसमें से अपन हर एक बीमारी के बारे में कौन कौन सी वायरस से होती है, कौन सी बैक्टीरिया से होती है, जिनका अपन अलग से डिटेल स्टडी करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।